नमस्कार साथियों, मैं अनुपनिया आप सभी का एग्जाम गुरुकुल भाई अनुपनिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी की इस सीरीज में हम प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ रहे हैं और राष्ट्रपति के टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की शक्तियां। और उसमें हम जो इमरजेंसी पावर्स हैं या आपातकाल की जो शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। पिछली 2 क्लासेज में हमने देखा जो राष्ट्रीय आपातकाल है या नेशनल इमरजेंसी के बारे में। उसके बाद आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो प्रेसिडेंट रूल है आर्टिकल 356 में या लिखा हुआ है फेलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, उसके बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या, फेलर ऑफ आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 इसमें क्या है, फेलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी या संवैधानिक तंत्र की विफलता, संवैधानिक तंत्र की विफलता। ठीक है, संवैधानिक तंत्र की विफलता यानी जो सिस्टम है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है जो, या संवैधानिक तंत्र है, वो विफल हो जाए राज्य में, तो उसके बारे में देखेंगे। इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है क्या, प्रेसिडेंट रूल, या प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राष्ट्रपति शासन। अब जो आर्टिकल 356 है, अनुच्छेद 356 है, ठीक है, सॉरी 56 है ये, यहाँ पे इट्स माय मिस्टेक, आर्टिकल 356। ठीक है, इसको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने डेड लेटर कहा था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर क्या कहा था इसको, डेड लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का जो मृत पत्र कहा था। डेड लेटर, मृत पत्र किसके लिए, राज्य के लिए। मृत पत्र किसके लिए, राज्य के लिए, ये बात कही थी। ठीक है, अब देखो क्या इसमें ऐसा है कि इसको अंबेडकर ने डेड लेटर की जो संज्ञा दी, मृत पत्र की संज्ञा दी। तो इससे पहले आर्टिकल 355 में देखते हैं सबसे पहले एक बार, उसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 355 में अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 355 में क्या है, अनुच्छेद 355 में है एवरी द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट shall occurred in shall carried on in accordance with provision of constitution, प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी प्रत्येक राज्य संविधान के प्रावधान के अनुरूप कार्य करेगा, प्रावधान के अनुरूप कार्य करेगा। ठीक है, यानी जो संविधान में लिखा हुआ है उसके अनुरूप प्रत्येक राज्य सरकार है जो, वो क्या करेगी, कार्य करेगी। प्रत्येक राज्य सरकार लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, राज्य सरकार। ठीक है, अगर इसका वोलेशन होता है राज्य के द्वारा, क्या होता है, वोलेशन या उल्लंघन होता है, उल्लंघन यानी अगर सीधा सीधा कहें किसी राज्य सरकार के द्वारा जो संविधान का उल्लंघन कर दिया जाए, संविधान में जो प्रावधान है उनका उल्लंघन कर दिया जाए, तो फिर उसको बोलेंगे हम फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज, संवैधानिक तंत्र की विफलता। क्या बोलेंगे उसको, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। ठीक है, यानी संवैधानिक तंत्र की विफलता, संवैधानिक तंत्र की
विफलता, ठीक है। या फिर इसको और बोलेंगे क्या, मैंने बताया प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, ठीक है। और या क्या बोलेंगे इसको, या बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, यानी राष्ट्रीय संवैधानिक आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल, ठीक है। इनको तीन नामों से हम इसको बुलाते हैं, ठीक है। तो देखो अनुच्छेद 355 में क्या दिया हुआ है, अनुच्छेद 355 में दिया हुआ है कि किसको बोलेंगे हम, फेलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी या संवैधानिक तंत्र की विफलता। तो अगर कोई भी राज्य सरकार है जो फेल हो जाती है, जो प्रोविजन हमारे संविधान में दिया हुआ है, प्रावधान हमारे संविधान में दिया हुआ है उसके अनुरूप कार्य करने में, और उसको बोलेंगे फेलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, ठीक है। यानी ये जो बात है कि संविधान के अनुरूप प्रत्येक राज्य सरकार कार्य करेगी, ये अनुच्छेद किसमें, 355 में। और जो फेलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है किसमें बताया मैंने, आर्टिकल 356 में। आज का हमारा टॉपिक यही है, ठीक है। यानी या प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। तो राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 356 में। वनडे एग्जाम है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, आर्टिकल 356 में, ठीक है। क्या हमारे संविधान में और कहीं भी प्रेसिडेंट रूल का जिक्र है, या प्रेसिडेंट रूल की जो डेफिनेशन कहीं और दी हुई है, एक आर्टिकल में और दी हुई है, वो आर्टिकल 365 उसमें भी दिया हुआ है। उसमें क्या दिया हुआ है, मतलब उसका भी यही है जो आर्टिकल 355 में बात कही है कि जो संविधान के प्रावधान के अनुरूप अगर कार्य नहीं करती राज्य सरकार, तो फिर क्या है, फेलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। और उसका भी अगर अर्थ निकालोगे तो अर्थ यही निकलेगा, लेकिन उसमें देखते हैं क्या है, ठीक है। इसको भी मैं साफ कर देता हूं। आर्टिकल 365, ठीक है। इसमें क्या है, इफ स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद और गिव इफेक्ट टू द डायरेक्शन फ्रॉम सेंटर, यानी राज्य फेल हो जाता है क्या करने में, जो केंद्र के द्वारा निर्देश दिए हैं उनको उनकी पालना करने में, देन इट इज द फेलर ऑफ, इट विल बी द फेलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, ठीक है। यानी केंद्र द्वारा यदि राज्य सरकार या राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करने में असफल हो जाती है, तो यह संवैधानिक तंत्र की विफलता होती है, ठीक है। क्या होती है, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, यह संवैधानिक तंत्र की विफलता होती है, संवैधानिक तंत्र की विफलता होती है, ठीक है। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर क्या होगा, फिर भी प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन लगेगा, राष्ट्रपति शासन होगा, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य में शासन किया जाएगा, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाएगा। ऐसा कब हो सकता है, देखते हैं। जैसे मैंने बताया था हमारे शेड्यूल्स में, जब 7th शेड्यूल पढ़ा था, उसमें 3 प्रकार की जो लिस्ट है, जो थर्ड लिस्ट है वो क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट है। कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर सेंटर भी
लॉ या विधि बना सकती है और स्टेट भी लॉ या विधि बना सकती है, ठीक है। अगर एक विषय के ऊपर स्टेट और सेंटर दोनों विधि बनाती है तो जो सेंटर द्वारा बनाई गई विधि है वो क्या है, वो ओवरराइड कर जाती है स्टेट के ऊपर, यानी अगर सीधा सीधा बोले तो सेंटर का जो लॉ है वो क्या होगा, मान्य होगा, ठीक है। और अब देखो स्टेट ने कोई अलग लॉ बनाया है, सेंटर ने अलग लॉ बनाया है। अब क्या वो स्टेट ये बोल सकता कि मैं तो इस लॉ को अप्लाई नहीं करूंगा, हमारे स्टेट में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। अगर ऐसा करता है तो फिर क्या है, इस राज्य के अंदर केंद्र सरकार द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक तंत्र की विफलता घोषित कर दी जाती है और उसके अंदर आर्टिकल 365 के तहत प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, ठीक है। इसका अगर एक एग्जांपल देखें तो जैसे अभी किसान आंदोलन हुआ, केंद्र सरकार ने जो किसान बिल थे वो पास कर दिए पार्लियामेंट में, क्योंकि केंद्र सरकार में अगर बीजेपी गवर्नमेंट थी, लेकिन कई स्टेट ऐसे थे जैसे पंजाब में कांग्रेस थी, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन बीजेपी के द्वारा सेंटर में जो पास किए गए बिल थे वो जो सभी स्टेट थे, चाहे जहां बीजेपी की गवर्नमेंट हो या गैर बीजेपी की गवर्नमेंट हो, उन सभी स्टेटों ने भी क्या किया, उनको लागू किया। अगर विरोध करना था तो फिर अपने स्टेट में लागू क्यों किया? उनको डर था कि आपके ऊपर आर्टिकल 365 के तहत ये आरोप लगाया जा सकता है कि आप जो केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया, और ये क्या है, ये संवैधानिक तंत्र की विफलता है, और इसी कारण से आपके स्टेट में प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो उन जो गैर बीजेपी राज्य थे उन्होंने भी जो अपने राज्य में जो कृषि बिल लागू किए उसका कारण यही था, आर्टिकल 365 उसका मेन कारण था, ठीक है। तो ये है आर्टिकल 365। अब आपसे पूछा जा सकता है प्रेसिडेंट रूल कहां कहां है। एक तो आर्टिकल 356 में हो सकता है ये ना दिया हो तो, और अगर ऑप्शन में आर्टिकल 365 है तो ये भी याद रखना, 5665 दोनों उल्टे हैं, ठीक है। एक ट्रिक सी हो जाएगी आपके लिए, याद करने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद देखते हैं प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन की जो पार्लियामेंट्री अप्रूवल क्या है, संसदीय अनुमोदन क्या है, उसकी ड्यूरेशन क्या है, उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या, पार्लियामेंट्री अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट रूल एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। अगर आपने राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी पढ़ी है तो इसको पढ़ने में आपको इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि लगभग सेम से इसमें सारे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। तो अब क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे पार्लियामेंट्री अप्रूवल। पार्लियामेंट्री अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट रूल एंड ड्यूरेशन क्या होगी इसकी, ड्यूरेशन इसकी क्या होगी, ठीक है। यानी संसदीय अनुमोदन, संसदीय अनुमोदन तथा अवधि किसकी, राष्ट्रपति शासन की या प्रेसिडेंट रूल की, ठीक है। ये क्या होगी, तो सबसे पहले तो इसमें भी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज के द्वारा क्या कराना होता है, जो प्रेसिडेंट रूल है वो क्या करवाना होगा, आपको पास करवाना होगा, ठीक है। यानी passed by both houses of the parliament, both the houses of parliament, ठीक है। यानी संसद के दोनों सदनों द्वारा, ठीक है, विद इन 60 डेज, विद इन 60 डेज, ये याद रखना। प्रेसिडेंट रूल कितने दिन के अंदर, 60 दिन के भीतर, 60 दिन के भीतर, ठीक है। और बाय सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी यानी साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल था जो यहां 30 दिन था, और यहां पे क्या था, विशेष बहुमत या स्पेशल मेजोरिटी थी, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, जो प्रेसिडेंट रूल है वो 60 दिन के अंदर संसद के दोनों सदनों में और साधारण बहुमत से क्या कराना होता है, पास करवाना होता है, ठीक है। अगर जो संसद का जो लोकसभा भंग हो, यानी किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है और उसको जब पार्लियामेंट्री अप्रूवल की का टाइम आता है, उस समय पे अगर लोकसभा डिसॉल्व हो या भंग हो तो क्या होगा, इफ लोकसभा डिसॉल्व्ड,
लोकसभा भंग हो चुकी होगी तो क्या होगा, राज्यसभा उसको क्या करेगी, अप्रूवल देगी, राज्यसभा अप्रूव कर देगी, क्या कर देगी, अप्रूव कर देगी, ठीक है, उसको अनुमोदित कर देगी। और आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकसभा, ये तो वही कॉन्सेप्ट है जो राष्ट्रीय आपातकाल या में पढ़ा था, ठीक है, यानी नई लोकसभा के बाद, नई लोकसभा के बाद लोकसभा के द्वारा वो क्या करना हुआ, अप्रूव्ड विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज, उसमें भी यही सेम कॉन्सेप्ट था, 30 दिन के अंदर उसको क्या करना हुआ, फिर पास करना हुआ, अनुमोदित करना हुआ 30 दिन के अंदर, ठीक है, अनुमोदित करना होगा या पास करना होगा, पारित करना होगा, ठीक है, अनुमोदित करना होगा। राज्यसभा तो क्योंकि परमानेंट हाउस है, वो तो कभी क्या डिसॉल्व या भंग कर ही उसको तो किया ही नहीं जा सकता, लेकिन लोकसभा को भंग किया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या था, अब देखो ये हो गया क्या कि संसद में कैसे पास जो अप्रूवल ली जाती है किसकी, प्रेसिडेंट रूल की। अब देखते हैं जो प्रेसिडेंट रूल है वो अगर एक बार पास कर लिया जाता है संसद में, इसमें संसद में, तो कितने दिन के लिए रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल का भी क्वेश्चन यहां पे से पूछा जाता है, और इस कॉन्सेप्ट से और किससे, प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आफ्टर इफ लोकसभा सॉरी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउस, ठीक है, अब देख लिया अप्रूव्ड कैसे होगा, अगर अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेज, बोथ द हाउसेज, ठीक है, यानी दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होने पर, दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होने पर, ठीक है, दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होने पर क्या है, जो प्रेसिडेंट रूल है, प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यूज फॉर 6 मंथ, कंटिन्यूज फॉर 6 मंथ्स, यानी राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए लागू रहेगा, 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक लागू रहेगा, 6 महीने तक लागू, ठीक है। अब देखो जो राष्ट्रीय आपातकाल था वो 6-6 महीने करके अनिश्चित काल के लिए, यानी जितनी बार भी चाहो उतनी बार उसको क्या किया जा सकता था, बढ़ाया जा सकता था, लेकिन यहां पे जो मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल है, ठीक है, यानी राष्ट्रपति के शासन की जो अधिक से अधिक क्या है मैक्सिमम पीरियड है, क्या होगा, तो मैक्सिमम पीरियड ऑफ प्रेसिडेंट रूल कितना हो सकता है, ये देखते हैं, मैक्सिमम पीरियड ऑफ प्रेसिडेंट रूल, यानी राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होगी, सॉरी हाँ, राष्ट्रपति शासन की, राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होगी, तो कितनी होगी, 3 इयर्स, 3 साल, ठीक है, कितनी, 3 साल या 3 वर्ष, सिर्फ और सिर्फ 3 वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, और 3 वर्ष भी क्या, एंड आफ्टर एवरी 6 मंथ, एवरी 6 मंथ अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट, अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट, यानी प्रत्येक 6 माह के बाद, प्रत्येक 6 माह के बाद या क्या होगा, प्रत्येक 6 माह के बाद संसद द्वारा अनुमोदित करना होगा, संसद द्वारा अनुमोदन होगा उसका, ठीक है, यानी एक बार प्रेसिडेंट रूल को संसद द्वारा अनुमोदित अप्रूव कर दिया जाता तो 6 महीने के लिए, 6 महीने समाप्त होने के बाद अगर आगे बढ़ाना है तो फिर संसद द्वारा उसको अप्रूवल देनी होगी, ठीक है, और ऐसे करके कितना, 3 साल के लिए सिर्फ बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और इसमें भी कुछ और शर्तें हैं, अगर 2 बार बढ़ाया जा चुका है, अगर तीसरी बार बढ़ाना है तो उसके लिए भी कुछ कंडीशन दी, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ, उसमें भी उसके लिए कंडीशन दी कि अगर 1 साल से ज्यादा क्या करना है, 1 साल से ज्यादा जो राष्ट्रपति शासन लागू करना किसी राज्य में, तो कंडीशन क्या है, उसके लिए 2 कंडीशन दी 44वां संविधान संशोधन में। अगर ऐसे तो फिर
नहीं तो फिर जो केंद्र सरकार है राज्य के ऊपर पूरी तरह से जो है हावी रहेगी, क्योंकि जब मन करेगी वो प्रेसिडेंट रूल लगा देगी। तो यानी 44वां संविधान संशोधन में देखते हैं क्या इसमें ऐड किया गया। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में क्या कहा गया, इसमें जोड़ी गई कंडीशंस, क्या जोड़ी गई, इसमें जो जोड़ी गई कंडीशंस, वो कंडीशंस जोड़ी गई जो पार्लियामेंट के लिए, यानी कंडीशंस फॉर पार्लियामेंट, कंडीशंस फॉर द conditions for the extension of president rule, extension of president rule by parliament, संसद के द्वारा, for more than 1 year। ठीक है, 3 साल के लिए तो बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर किसी राज्य में 1 साल से ज्यादा ही लगाना हो तो उसके लिए कंडीशन दी, यानी संसद द्वारा राष्ट्रपति शासन को 1 साल से ज्यादा बढ़ाने के लिए शर्तें, ठीक है, क्या शर्तें होगी, क्या कंडीशंस होगी। ठीक है, तो 2 कंडीशन दी। पहली कंडीशन तो क्या दी, पहली कंडीशन तो ये दी, अगर इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग ये सर्टिफाई कर दे कि जिस राज्य में प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है वहां पे अभी चुनाव करवाना डिफिकल्ट है। ठीक है, यानी इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई दैट certifies that the general election of the state legislative assembly general election of state legislative assembly of the concerned state यानी जो संबंधित राज्य जिसमें प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, ऑफ द कंसर्न स्टेट इज डिफिकल्ट टू हेल्ड। ठीक है, यानी चुनाव आयोग ये प्रमाणित कर दे कि जो राज्य विधानसभा का आम चुनाव करवाना मुश्किल है। ठीक है, मुश्किल है या आसान नहीं है, अभी परिस्थितियां क्या ऐसी नहीं है। ठीक है, किसको, चुनाव आयोग के द्वारा ये प्रमाणित करना जरूरी है कि जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है उस राज्य में अभी ऐसी कंडीशंस नहीं है कि विधानसभा का इलेक्शन करवाया जा सके। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लीजिए, जम्मू एंड कश्मीर में कितने दिन हो गए अभी, मतलब उसमें कितने, जब 2019 में जम्मू कश्मीर को की जो लो है विधानसभा को भंग करके उसको यूटी बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, और एक लंबे समय तक उसमें फिर चुनाव नहीं होता है, तो वो क्या है, वो यही कंडीशन है। इलेक्शन कमीशन ने इस बात को प्रमाणित किया कि अभी यहाँ पे हालात नॉर्मल नहीं है, सामान्य नहीं है, इसलिए यहाँ पे अभी इलेक्शन करवाना क्या है, मुश्किल है। ठीक है, दूसरी क्या है, या फिर और या, ठीक है, या तो ये कंडीशन हो या फिर क्या है, अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई हो, नेशनल इमरजेंसी यानी क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो। ठीक है, किसमें, या तो होल कंट्री या पूरे राज्य में, पूरे देश में। ठीक है, और एनी स्टेट और एनी पार्ट ऑफ स्टेट, या फिर किसमें, किसी राज्य में या राज्य के किसी भाग में, राज्य के किसी
भाग में, ठीक है। यानी अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है और उस दौरान क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल भी लगा हुआ, या तो पूरे देश में लगा हो या फिर किसी एक राज्य में या किसी राज्य के एक भाग में लगा हो, यानी कहने का मतलब राष्ट्रीय आपातकाल कहीं भी लगा हो, या तो पूरे देश में या पूरे राज्य में या किसी एक भाग में लगा हो, उस दौरान भी अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो उस राष्ट्रपति शासन को 1 साल से ज्यादा उसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन थी क्या, जिसमें जो राष्ट्रपति शासन है 1 साल से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। जो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ उसमें ये बातें हमारे संविधान में जोड़ी गई, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं जो कंसिक्वेंसीज ऑफ प्रेसिडेंट रूल, यानी राष्ट्रपति शासन के प्रभाव क्या होंगे, ठीक है। राष्ट्रपति शासन के प्रभाव क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ प्रेसिडेंट रूल, क्योंकि वहां की जो मंत्रिपरिषद तो क्या है, भंग कर दी जाती है, ठीक है। मंत्रिपरिषद क्या कर दी जाती है, भंग कर दी जाती है। तो फिर ऐसे में तो प्रभाव, सबसे बड़ा प्रभाव तो यही हो गया। तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, जिस राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ होता है, जो सारा का सारा वहां का जो सारे की सारी शक्ति है क्या है, अपने हाथ में ले लेते हैं, सारे के सारे फंक्शन, ठीक है। यानी कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ प्रेसिडेंट रूल, कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। राष्ट्रपति शासन के प्रभाव, राष्ट्रपति शासन के प्रभाव, ठीक है। राष्ट्रपति शासन के क्या प्रभाव होंगे, सबसे पहला तो क्या है, प्रेसिडेंट टेक्स अप द फंक्शन ऑफ दैट स्टेट, फंक्शन ऑफ द स्टेट, यानी राष्ट्रपति उस राज्य के जिसमें राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, राष्ट्रपति राज्य के सारे कार्य अपने हाथ में लेते हैं, ठीक है, लेते हैं, ठीक है। और क्या है, उनको फिर किसके द्वारा जो राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति किसके द्वारा वहां कार्य करवाते हैं, राष्ट्रपति का एक एजेंट होता है वहां पे, जैसे गवर्नर एंड रूल्ड थ्रो गवर्नर, या कहीं डिप्टी गवर्नर भी हो सकता है जैसे जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, सॉरी डिप्टी नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हो सकता है, या कोई यूटी है तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, प्रशासक हो सकता है, ठीक है। यानी राज्यपाल, उपराज्यपाल या प्रशासक के माध्यम से वहां पे फिर कार्य करते हैं, प्रशासक के माध्यम से वहां पे क्या करते हैं, प्रशासन के माध्यम से वहां पे कार्य करते हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या प्रभाव पड़ेगा, और प्रभाव पड़ेगा, जो प्रेसिडेंट है ये घोषणा कर सकते हैं कि जो स्टेट लेजिस्लेचर या राज्य विधायिका की जो शक्तियां हैं वो संसद के द्वारा प्रयोग की जाएंगी, ठीक है। यानी और क्या घोषणा कर सकते हैं वो, और ये घोषणा कर सकते हैं, प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर दैट द पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर shall be exercised by parliament, यानी राष्ट्रपति घोषणा कर सकते हैं, राष्ट्रपति घोषणा कर सकते हैं कि राज्य विधायिका की शक्तियां, राज्य विधायिका की शक्तियां संसद द्वारा प्रयोग की जाएंगी, संसद द्वारा प्रयोग, ठीक है। यानी सीधा सीधा अगर कहें
कि जो स्टेट लिस्ट के जो भी सब्जेक्ट हैं, राज्य सूची के जो भी कानून है, जो भी विषय हैं, उनके ऊपर फिर कौन, राष्ट्रपति की घोषणा के बाद संसद क्या बनाएगी, कानून बनाएगी। ठीक है, संसद क्या बनाएगी, कानून बनाएगी। ठीक है, और उसके बाद और क्या प्रभाव रहेगा, और प्रभाव रहेगा जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर देते हैं, प्रेसिडेंट डिसमिस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, यानी जो मंत्री परिषद है उसको क्या कर सकते हैं, क्या कर देते हैं, उसको भंग कर देते हैं। ठीक है, अगला प्रभाव क्या है, प्रेसिडेंट डिसमिसेस द प्रेसिडेंट dismisses the president dismisses the council of minister headed by chief minister, council of ministers headed by chief minister। ठीक है, यानी राष्ट्रपति मंत्री परिषद जिसका प्रमुख सीएम या मुख्यमंत्री होता है, को भंग कर देते हैं। ठीक है, यानी वहां की मंत्री परिषद को क्या कर देते हैं, वो भंग कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि मंत्री परिषद ने जो केंद्र के द्वारा निर्देश दिए गए थे उनका पालन ही नहीं किया, या संविधान के अकॉर्डिंग, संविधान में जो प्रावधान है उनके अनुसार कार्य ही नहीं किया, तो उस मंत्री परिषद का क्या फायदा। तो इसलिए प्रेसिडेंट क्या कर देते हैं, प्रेसिडेंट उसको, मंत्री परिषद को, राज्य मंत्री परिषद को भंग कर देते हैं। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लिख लेना यहाँ पे ऐसे, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, राज्य मंत्री परिषद को क्या कर सकते हैं, क्या कर देते हैं, भंग कर देते हैं। ठीक है, और जो सारे के सारे कार्य फिर वो प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेसिडेंट के जो एजेंट होते हैं, जैसे राज्यपाल है, उपराज्यपाल है, या फिर कोई प्रशासक है यूटी में, वो करते हैं, और वो किसके नाम से करते हैं, वो प्रेसिडेंट के नाम से करते हैं, इसलिए इसको प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, प्रेसिडेंट अब मंत्री परिषद को तो क्या कर दिया, भंग कर दिया, क्या विधानसभा को या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट ईदर डिसॉल्व और सस्पेंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, यानी राष्ट्रपति विधानसभा को या तो भंग या निलंबित कर देते हैं। ठीक है, एक काम जरूर करते हैं, या तो क्या करते हैं, उसको भंग करते हैं, या क्या करते हैं, उसको निलंबित करते हैं, या तो डिसॉल्व करते हैं या सस्पेंड करते हैं। ठीक है, निलंबित कर देते हैं या फिर क्या कर देते हैं, उसको डिसॉल्व यानी भंग कर देते हैं। ठीक है, और जो पार्लियामेंट फिर क्या करती है, पास करती है क्या, जो स्टेट लेजिस्लेटिव बिल है और बजट है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, फिर पार्लियामेंट पासिज यानी संसद पारित करती है। क्या क्या पारित करती है, एक तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव के बिल हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव बिल। ठीक है, यानी राज्य विधेयक हैं, जो स्टेट लेजिस्लेटिव बिल हैं या राज्य विधेयक हैं जो, और दूसरा क्या, स्टेट बजट, जो राज्य का बजट है वो भी फिर कौन पास करता है, वो भी संसद के द्वारा पास किया जाता है। ठीक है, कब, जब राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगा हुआ हो। ठीक है, और उसके बाद क्या है, अब राष्ट्रपति शासन के दौरान जो संसद ने विधि बना दी, संसद ने जो लॉ बना दिए, फिर वो क्या कब तक प्रभावी रहेंगे, तो वो क्या है, राष्ट्रपति शासन खत्म होने के बाद भी प्रभावी रहते हैं। ठीक है, क्या रहते हैं, वो प्रभावी रहते हैं। यानी राष्ट्रपति शासन के दौरान अगर प्रेसिडेंट ने घोषणा की है कि जो राज्य की विधायी शक्तियां हैं
यानी कानून बनाने की जो शक्तियां राज्य की, वो संसद के द्वारा प्रयोग की जाएंगी। और मान लो राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद ने कानून भी बनाए उस राज्य के लिए, तो फिर वो जो कानून है वो राष्ट्रपति शासन के बाद भी क्या रहेंगे, जो लागू रहेंगे। ठीक है, यानी लॉज मेड बाय पार्लियामेंट ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल shall be continue even after the revocation of president rule and till they are altered or ends by the state legislative assembly या state legislative assembly। ठीक है, यानी संसद द्वारा राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद द्वारा बनाई गई विधि राष्ट्रपति शासन के बाद भी लागू रहती है। राष्ट्रपति शासन के बाद जब तक लागू रहती हैं तब तक जो विधानसभा बदल या समाप्त ना करे। ठीक है, अब मान लो 20 साल तक भी उन जो विधि बनाई थी संसद ने राष्ट्रपति शासन के दौरान, अगर 20 साल तक भी विधानसभा उनको क्या ना करे, विधानसभा उनको बदले ना, उनको समाप्त ना करे, तो 20 साल तक भी वो क्या रहेंगी, लागू रहेगी। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं। ठीक है, यानी जब तक विधानसभा उनको बदले ना या विधानसभा उनको समाप्त ना करे तब तक क्या रहेंगी, वो विधि संसद द्वारा बनाई गई राष्ट्रपति शासन के दौरान वो लागू रहेगी। ठीक है, ये था। अब उसके बाद अब और क्या है इसमें, ये जो कंसिक्वेंसेस हैं ये देखे हमने। अब देखो जो प्रेसिडेंट रूल को खत्म कैसे किया जाएगा। ठीक है, यानी रिवोकेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, इसका कोई इतना लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। राष्ट्रपति एक अन्य घोषणा करते हैं, अन्य घोषणा के साथ ही क्या हो जाता है, फिर उस राज्य से राष्ट्रपति शासन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, यानी रिवोकेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन की समाप्ति। ठीक है, क्या किसके द्वारा, बाय प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, किसके साथ, विद ए सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन, यानी एक अन्य घोषणा के द्वारा। किसकी अन्य घोषणा, राष्ट्रपति शासन को समाप्त करने की अन्य उद्घोषणा या घोषणा के द्वारा। ठीक है, और नो रिक्वायरमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री अप्रूवल, राष्ट्रपति शासन को हटाने के लिए संसदीय अनुमोदन की जरूरत नहीं। ठीक है, यानी ये जो सिंपल था बिल्कुल। अगर प्रेसिडेंट रूल समाप्त करना है तो क्या है, प्रेसिडेंट रूल समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति एक अन्य घोषणा करते हैं समाप्ति की, और प्रेसिडेंट रूल समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब देखो राष्ट्रपति शासन हमारे देश में, मैंने पहले भी बताया, डॉक्टर अंबेडकर जी ने इसको एक मृत पत्र या डेड लेटर की संज्ञा दी है। क्यों दी है, इसका क्या वजह है। सबसे पहले हमारे देश में जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो किसके द्वारा लगाया, वो कब किस में लगा था, 1951 में पंजाब में लगा था। उसके बाद फिर धीरे धीरे चलता रहा सिस्टम,
लेकिन बाद में जब लोग अपनी राजनीतिक ताकतों का प्रयोग करने लगे तो फिर ये घातक होता चला गया। यानी फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल तो किसमें लगा? फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल, पहला राष्ट्रपति शासन तो किसमें लगा? पंजाब में लगा 1951 में। ठीक है, 1951 में। कहानी क्या होती है? कहानी ये होती है, जो 38वां संविधान संशोधन हुआ था हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 1975 में, इसमें यह बोला गया था जो प्रेसिडेंट रूल है या राष्ट्रपति शासन है तो क्या है? बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू, बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर, न्यायिक समीक्षा से बाहर है। ठीक है, यानी इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। अब देखो, ये तो फिर केंद्र सरकार, क्योंकि जो प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे, कहीं भी राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, और मैंने ये भी बताया था आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जो काम करेंगे वो किसकी सलाह पे करेंगे? मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेंगे। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे तो फिर जो केंद्र सरकार है वो पूर्ण रूप से क्या है? हावी है राज्य सरकार के ऊपर। और उसका एग्जाम्पल भी हमारे जो देश में कई बार उसका सामने आया। अब देखो यहाँ पे तो क्या है, ये बोल दी कि भाई न्यायिक समीक्षा से बाहर है, राष्ट्रपति शासन लग गया तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये बात 38वां संविधान संशोधन 1975 में हमारे संविधान में जोड़ दी गई। लेकिन फिर जब 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, प्रेसिडेंट हुआ करते थे जब फखरुद्दीन अली अहमद, राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो जाती है और जो लोकसभा का कार्यकाल 1-1 साल करके 2 बार 1977 तक बढ़ा दिया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल को इंदिरा गांधी के जो कार्यकाल रहा उसमें उसको काला दौर कहा जाता है। यानी उसको ये कहा जाता है कि सबसे ज्यादा आलोचना अगर इंदिरा गांधी की होती है तो राष्ट्रीय आपातकाल के कारण या नेशनल इमरजेंसी के कारण होती है। और 1977 में फिर चुनाव होते हैं, 1977 में चुनाव होते हैं, और चुनाव होते हैं तो लोग जो इंदिरा गांधी से तंग आ चुके थे, इंदिरा गांधी की यानी राष्ट्रपति शासन को लेके कहा जाता था कि इंदिरा गांधी का तानाशाही रवैया हो चुका था, वो रियलिज्म में जीती थी तो जो करना है वो करना है, वो उस विचारधारा पे जीने लगी थी, ऐसा बोला जाता है इंदिरा गांधी को राष्ट्रपति शासन की वजह से। ठीक है, तो 1977 में फिर चुनाव होते हैं और चुनाव में फिर इंदिरा गांधी जी को हार का सामना करना पड़ता है और किसकी सरकार बनती है? जनता पार्टी गवर्नमेंट की सरकार, जनता पार्टी की क्या बनती है? सरकार बनती है, जनता पार्टी गवर्नमेंट। ठीक है, यानी क्या होता है, जो जनता दल की सरकार बनती है, जनता दल सरकार बनती है। और पीएम कौन बनता है? पीएम बनते हैं मोरारजी देसाई जी, मोरारजी देसाई। ठीक है, अब मोरारजी देसाई जी पीएम बनते हैं, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो 9 राज्य थे जहां पे कांग्रेस का शासन था, उन 9 राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगवा दिया, क्योंकि कांग्रेस के साथ इनकी जो कड़ी जो मतलब वैर भाव था, राजनीतिक प्रतिद्वंदी एक दूसरे के थे, तो इन्होंने आया और आते ही क्या किया? इन्होंने जो 9 स्टेट थे, बीजेपी रूल्ड स्टेट थे, जो सॉरी कांग्रेस रूल्ड स्टेट थे, कांग्रेस रूल्ड स्टेट थे जो, ठीक है, कांग्रेस रूल्ड स्टेट थे जो, उनमें क्या लगा दिया? प्रेसिडेंट रूल लगवा दिया। ठीक है, यानी राष्ट्रपति शासन लगवा दिया और बोल दिया कि यहाँ पे संवैधानिक जो तंत्र है वो विफल हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो चुकी है, कोई आधार नहीं था, कोई सबूत नहीं था, और सीधे मोरारजी देसाई जी ने 9 स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगवा दिया। यानी जो राज्य सरकार, जो राज्य के अंदर सरकारें थी, उनका अस्तित्व खत्म कर दिया सिर्फ एक घोषणा की वजह से। ऐसे तो फिर राज्य सरकार का महत्व ही क्या रह जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर 1977 के बाद 1980 में फिर चुनाव होते हैं, 1980, और फिर 1980 में फिर कांग्रेस क्या है? वापसी करती है, कांग्रेस गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कांग्रेस की सरकार आती है, और कांग्रेस की सरकार आती है और पीएम फिर कौन बनती है? श्रीमती इंदिरा गांधी जी पीएम बनती है, इंदिरा गांधी जी। ठीक है, अब इंदिरा गांधी जी पीएम बनी, 1977 की बात उनके जहन में है कि इन्होंने
हमारे जो 9 राज्य में हमारी सरकार थी वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया था, वो बात इनके जहन में है 1980 में। और फिर ये क्या करती है, जो अन्य 9 राज्य थे जहां पे जो अन्य 9 राज्य थे वहां पे क्या लगा दिया, प्रेसिडेंट रूल इन्होंने लगा दिया। यानी फिर उन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी 9 स्टेट में जहां पे गैर कांग्रेस की सरकार थी, जो क्या कर दिया, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। ठीक है, क्योंकि ये कहां से सीख के चली, ये सीख के चली जनता दल से, मोरारजी देसाई से सीख के चली। ठीक है, फिर उसके बाद 1992 में, 1992 में, अब देखो बात यहां पे आती है, लेकिन ये तो देखो एक सरकार आती है, दूसरी एक आती है केंद्र सरकार में, जो सरकार है वो आती है जहां पे उनकी सरकार, जिस राज्य में उनकी सरकार नहीं है वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तो इससे क्या है, तंग हो चुके थे। और फिर 44वां संविधान संशोधन भी हमारे जो होता है, मैं यही लिख देता हूं, 38वां संविधान संशोधन में तो ये बोले कि राष्ट्रपति शासन क्या बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू है, लेकिन 44वां संविधान संशोधन में ये बात बोली गई थी 1978 में कि क्या है, ये जो अंडर जुडिशियल रिव्यू है, कौन, प्रेसिडेंट रूल, अंडर जुडिशियल रिव्यू है क्या, प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन। ठीक है, और यही बात फिर बोमई, अब देखो यहां नहीं रुके, फिर 1992 में, 1992 में कांग्रेस की सरकार आती है और कांग्रेस की सरकार में पीवी नरसिम्हा राव जी पीएम बनते हैं। ठीक है, क्या कांग्रेस आती है, कांग्रेस गवर्नमेंट, और पीवी नरसिम्हा राव जी क्या बनते हैं, जो पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बनते हैं। और इन्होंने 3 बीजेपी स्टेट रूल्ड स्टेट थे, जो एक तो हिमाचल प्रदेश था, एक एमपी था और एक राजस्थान था। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, एमपी और राजस्थान। अब देखो कांग्रेस आई, 3 बीजेपी रूल्ड जो स्टेट थे वहां पे फिर उन्होंने क्या लगा दिया, इन्होंने जो प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। फिर एक केस होता है बोमई केस 1994 में, 1994 में, और उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आता है कि जो प्रेसिडेंट रूल है, प्रेसिडेंट रूल इज द सब्जेक्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यानी राष्ट्रपति शासन की क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, न्यायिक समीक्षा हो सकती है, क्योंकि हमारे देश में जो इसका प्रयोग बहुत ज्यादा गलत किया जाने लगा है। तो इसलिए क्या है, जो राष्ट्रपति शासन है उसका क्या, किस आधार पर राष्ट्रपति शासन लगा है, उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, यानी इतनी उठापटक के बाद देखो, एक पार्टी सेंटर में जो पार्टी है और जहां जिस स्टेट में उनकी सरकार नहीं है, वो क्या है, वहां पे आते ही प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं, राज्य सरकार का अस्तित्व ही खत्म कर दिया जाता है। तो इसलिए फिर 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला दिया, जो प्रेसिडेंट रूल है बोमई केस में, कि ये क्या है, अंडर जुडिशियल रिव्यू, यानी प्रेसिडेंट रूल इज द सब्जेक्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो ये थी जो प्रेसिडेंट रूल कह लीजिए, आर्टिकल 356 में जो फेलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है या संवैधानिक तंत्र की विफलता है वो कह लीजिए, उससे रिलेटेड आज की हमारी क्लास। जो आपातकाल शक्तियों की एक टॉपिक बचता है, वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल 360 अनुच्छेद 360 के तहत जो वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है, नेक्स्ट क्लास में हम उसको देखेंगे, और जो आपातकाल की शक्तियां हैं प्रेसिडेंट की वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी और सभी चीजों को आप नोट जरूर कर रहे होंगे, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज में मैं आपके सामने बाइलिंगुअल आपको करवा रहा हूं, इनको नोट जरूर कर लीजिए। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट में बताना हमारी जो क्लासेस चली हुई है वो आपको कैसी लगती है, आपका उसके बारे में क्या रिव्यू है। अपना जो रिव्यू है वो कमेंट में जरूर आप अपना रिव्यू बताना, और लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करने वाले ही एक दिन कामयाब होते हैं। गिरते हैं शेरों सवार ही मैदान जंग में, वो बुज़दिल क्या करेंगे, गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हो। अगर आप घुड़सवार हो तभी आप गिरोगे, अगर आप ही घुटनों के बल ही चलते हो तो क्या गिरेगा फिर आपका। इसलिए मैदान में खड़े रहिए, मेहनत कीजिए, लगन से मेहनत कीजिए, अपने को आपको समय के प्रति पाबंद बनाइए, जिससे क्या है, आप समय की कदर करना भी सीखेंगे और समय फिर आपकी कदर भी करेगा, और समय रहते ही आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, आप जिंदगी में जल्द ही कामयाब हो जाएंगे। और आप इस चैनल पे अपना प्यार बनाए हुए हैं, अपना सहयोग दे रहे हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।